मैं सत्येंद्र सिंह आप लोग समक्ष किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन विषय के अंतर्गत वो भौतिक संसाधन का प्रबंध। तो भौतिक जो है संसाधन जिनको बोलते हैं फिजिकली जो है रिसोर्स के नाम से इसको हम जानते हैं छात्रों। तो भौतिक जो है संसाधन क्या हैं, पहले हम इस संसाधनों के प्रबंध के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक विद्यालय जो है प्रबंधन के अंतर्गत या एक विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का भी एक महत्वपूर्ण रोल या स्थान होता है छात्रों। तो बात करते हैं भौतिक संसाधन या फिजिकली जो है रिसोर्स किसको कहते हैं। अब देखें छात्रों, भौतिक संसाधन ऐसे जो है संसाधनों को कहा जाता है जिनमें विद्यालय भवन, पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन और फर्नीचर कह सकते हैं आदि सभी कुछ का जो प्रबंध होता है। तो उसी जो है तो उसी संसाधन को हम भौतिक संसाधन की संज्ञा दिए हैं। जैसे भौतिक संसाधन में बहुत संसाधन आते हैं, जैसे विद्यालय में से नलकूप हो गया। और ये देखे जाए तो भौतिक जो है संसाधन के अंतर्गत पहला विद्यालय भवन आता है छात्रों। तो विद्यालय भवन कितने प्रकार के बनाए जाते हैं विद्यालय के अंतर्गत? ये निम्नलिखित 2 प्रकार के भवन विद्यालय के अंतर्गत छात्रों बनाए जाते हैं, जिनमें एक खुली योजना वाले विद्यालय भवन छात्र होते हैं और एक छात्र होते हैं बंद योजना वाले जो है खुले भवन होते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं खुली योजना के अंतर्गत क्या क्या छात्रों इसमें आते हैं। जो है खुली योजना, तो ऐसी योजना को कहते हैं जो कि विद्यालय भवन की एक निर्माण के प्रकार हैं, जिन्हें हम खुली योजना एक कहते हैं। और जो दूसरा है इसमें बंद प्रकार की योजना होते हैं। तो इसमें जो है खुले प्रकार की जो है योजनाएं जो होती हैं विद्यालय भवन की, इसमें एक होता है यच टाइप का बना होता है, एक यच जो है टाइप का हो गया, और एक होता है फिर ई टाइप का हो गया, एच टाइप का हो गया, फिर एक ई टाइप का हो गया, एच टाइप। हाँ, तो इसमें जो विद्यालय भवन एक एच टाइप का हो गया, फिर ई टाइप का हो गया, ई टाइप, एच टाइप का हो गया, फिर ई टाइप का हो गया, फिर एल जो है टाइप का हो गया। तो उसके बाद एक होता है टी टाइप का हो गया छात्रों। तो इतनी प्रकार के जो विद्यालय के भवन बनाए जाते हैं, जैसे यच जो प्रकार के विद्यालय बनाए गए हैं, और फिर ई जो है प्रकार के विद्यालय जो बनाए गए हैं, ई प्रकार के, फिर यल जो है प्रकार के जो विद्यालय बनाए गए हैं, और फिर टी टाइप की जो प्रकार एक विद्यालय के अंतर्गत बनाए जाते हैं, उसको हम एक खुली योजना के नाम से छात्रों उसको हम जानते हैं। खुली योजना जिसको हम ओपन प्लान के नाम से छात्रों जानते हैं। खुली योजना के बाद जो फिर दूसरी जो प्लान आती है छात्रों, उसको हम बंद योजना के नाम से उसको हम जानते हैं। बंद योजना ऐसे प्लान को कहते हैं जो पूर्णतः बंद रहती है, प्राय ये खुले नहीं होते हैं। तो बंद योजना में जैसे देखें इसमें आयत आता है, बंद योजना में छात्रों इसमें आयत भी आता है, आयत। और आयत के बाद जिसे हम बात करें, आयत हो गया, आयत के बाद एक शून्य आयत हो गया, आयत हो गया। आयत के बाद जो फिर दूसरा आता है इसमें, आयत के बाद जो दूसरा आता है इसमें शून्य आयत हो गया। कहने का मतलब जो बंद योजना ये विद्यालय भवन का एक दूसरा प्रकार होता है। तो विद्यालय भवन में पहला मैंने बताया आयत। तो आयत क्या होते हैं? कुछ भवन ऐसे होते हैं तो जिनके चारों भुजाएं प्रायः उसमें निहित होती हैं, और एक होते हैं इसमें शून्य आयत। कुछ ऐसे भवन बनाए जाते हैं जो कि बिना आयत के होते हैं, शून्य आयत हो गया। और उसके बाद जैसे कुछ इसमें ठोस एक आयत हो गया, इसमें एक क्या आता है, ठोस जो है आयत भी हो गया, ठोस आयत। तो कहने का मतलब छात्र यह है कि ये जो है विद्यालय भवन की नंबर जो बंद योजनाएं होती हैं छात्रों, इस बंद योजना के अंतर्गत हमारा ये ठोस आयत आता है छात्रों। फिर ठोस आयत के बाद फिर आयत हो गया, तो फिर शून्य हो गया, शून्य आयत।
कहने का मतलब ये इतने प्रकार की जो है विद्यालय भवन बनाए जाते हैं। अब विद्यालय भवन के खुली होना बंद होने के बाद अब हम चर्चा करते हैं विद्यालय भवन की छात्रों आवश्यकता के बारे में। अब देखें विद्यालय भवन की नीड्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो विद्यालय भवन की आवश्यकताएं कहाँ पर पड़ती है छात्रों, इसके बारे में जान लेते हैं हम। जैसे विद्यालय भवन की आवश्यकताएं जैसे विषय में देखें तो इसमें जैसे आता है नींव आता है। विद्यालय भवन की आवश्यकताएं के विषय में देखें तो इसमें नींव आता है। विद्यालय भवन की जो पहली आवश्यकता होती है कि इसमें जो है नींव भी जो है पाई जाती है। नींव इसमें जो है सही ढंग से अच्छे ढंग से जो है नींव भी रखी जाती है। विद्यालय भवन की नींव जैसी रखी जाएगी उसी तरीके से जो है ये अत्यधिक टिकाऊ एवं मजबूत होगा और वह अत्यधिक जो है समय तक जो है चलने वाली जो है भवनें इसी के अंतर्गत छात्रों आती हैं। अब जैसे नींव के विषय में मैंने बताया, अब नींव के बाद छात्रों आता है इसमें वाल आता है। वाल जिनको हम दीवार कहते हैं। दीवार क्या है, विद्यालय भवन की आवश्यकताएं यह है कि दीवार कैसी है, दीवार कैसी है इसको अच्छे ढंग से मरम्मत या इनकी जो देख रेख करना चाहिए। तो विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी आवश्यकताओं में जो दूसरी आवश्यकताएं होती हैं दीवार, इनकी दीवार जो है बहुत ऊंची हो या अच्छे ढंग से टिकाऊ, अच्छे ढंग से इसमें मरम्मत का कार्य किया गया हो। ये सारे पॉइंट जो है इसमें अच्छी तरह निहित होने चाहिए। तो ये था जो है दीवार के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद आगे जो आता है, आगे जो छतें आता है, तो छतें के बारे में देखें तो इसमें जो है छत के बारे में जैसे मैंने आपको बता दें कि इसमें छतें जो विद्यालय भवन की जो तीसरी प्रमुख विशेषता होती है उसमें छतें का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। या विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकताएं की जो तीसरी मुख्य आवश्यकता ये होती है कि उसमें छत भी होते हैं। छतें प्रायः बहुत जो है मतलब कि नीचे स्तर का ना हो, ना तो बहुत ऊंची उसकी छतें हों, तो एक जो है लेवल के अनुसार जो है विद्यालय भवन की छतें भी होनी चाहिए छात्रों। अब विद्यालय भवन की जो छतें के बाद आगे जो आता है चौथा नंबर है छात्रों फर्श आता है। तो विद्यालय भवन की जो आवश्यकता है इस बात पर निहित है उसके फर्श कैसे हैं, उसके जो है फर्श या छत जो है कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके फर्श बिल्कुल समतल होने चाहिए और बिल्कुल जो अच्छे मजबूती के साथ जो है बनाए गए हों उसके फर्श। तो ये था विद्यालय भवन की आवश्यकताएं हो गया, जिसमें नींव आता है, दीवार हो गया, छतें हो गया, फिर फर्श हो गया, फिर पांचवा आता है छात्रों मंजिल आता है। देखें विद्यालय भवन की अगर आवश्यकताओं के विषय में अगर बात करें छात्रों, इसमें मंजिल या बिल्डिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्डिंग पर ही जो है समस्त उसके बिंदु उसमें निहित होते हैं। हम जैसे इमारत बनी रहेगी, बिल्डिंग बने रहेंगे, ये भी जो है विद्यालय को मजबूती या आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर इसमें देखें तो विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकताओं में मंजिलें का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कितने मंजिलें हैं, कितने उसमें तले हैं, तल हैं, जैसे एक मंजिल हो गया, दो मंजिल हो गया, तीन मंजिल हो गया, इस तरीके से जो है मंजिलों का उसमें होना विद्यालय भवन के अंतर्गत अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये विद्यालय भवन की जो है विशेषता या इनकी आवश्यकताएं होती है कि इसमें मंजिलें का भी होना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है छात्रों। अब देखें विद्यालय भवन की जो मंजिल हो गया, मंजिल के बाद फिर आगे आता है अध्यापक कक्ष हो गया। अब अध्यापक कक्ष के बारे में देखें, जो विद्यालय भवन की आवश्यकताएं होती है उस आवश्यकताएं में अध्यापक कक्ष का या तो विद्यालय भवन में अध्यापक कक्ष का भी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अध्यापक कक्ष कुछ लंबा होना चाहिए ताकि जितने अध्यापक की उपस्थिति एक विद्यालय के अंतर्गत होती है सभी अध्यापक अच्छे ढंग से उसमें बैठ सकें।
तो कहने का मतलब यह है कि जो विद्यालय भवन की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं में अध्यापक कक्ष का जो होना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। अध्यापक कक्ष एक अध्यापक के बैठने का रूम होता है। पढ़ाने के बाद जब लंच होता है, लंच में जो अध्यापक उसी कक्ष में बैठने का कार्य करते हैं। तो ये था जो है विद्यालय भवन की आवश्यकताओं में छठा पॉइंट। हमने अध्यापक कक्ष के बारे में छात्रों बता दिया। अब अध्यापक कक्ष के बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है शौचालय एवं मूत्रालय। आप देखें विद्यालय भवन की जो सर्वप्रमुख आवश्यकता ये होती है कि विद्यालय भवन के अंतर्गत शौचालय एवं मूत्रालय की भी व्यवस्था का कार्य किया जाए, जिससे छात्रों को कोई दिक्कत, कोई समस्याओं का उनको सामना न करना पड़े, अपनी समस्याओं का हल छात्र कर सकें। तो शौचालय एवं मूत्रालय का भी विद्यालय भवन में इसकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो कि इसके तहत बताया गया। अब शौचालय एवं मूत्रालय के बाद अब अगला टॉपिक आता है कक्षा कक्ष। अब देखा जाए तो जो विद्यालय भवन है, तो विद्यालय भवन की प्रमुख जो आवश्यकताएं होती हैं, इस आवश्यकताओं में कक्षा कक्ष का भी जो होना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है। छात्रों, विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिसमें कक्षा कक्ष में अध्यापन के कार्यों को सुचारू रूप से पढ़ाने में सहयोग करें और कक्षा कक्ष में प्रायः अनुशासनहीनता की भी समस्या न देखना पड़े। अगर कक्षा कक्ष अच्छे ढंग से बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एक जो है विद्यालय भवन की यही आवश्यकताएं हैं, कक्षा कक्ष है। अब कक्षा कक्ष के बाद अगला जो आता है इसमें वस्त्र परिवर्तन आता है। तो वस्त्र परिवर्तन के लिए कक्षा कक्ष वस्त्र परिवर्तन के लिए जैसे विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकताएं का जो है पॉइंट हमारा है कि वस्त्र परिवर्तन। जैसे कपड़े बदलना हुआ तो ये कपड़े बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के कक्ष का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो वस्त्र बदलने या तो चाहे नहाने धुलने के लिए एक विद्यालय के अंतर्गत जो है एक कक्ष का होना इसमें भी अत्यंत ही आवश्यक होता है कि जिसमें छात्र जो है नहा भी सके और नहाने के बाद जो है इसमें अपना वस्त्र बदल सके, और उसके लिए कक्ष का होना अत्यंत ही जो है आवश्यक होता है। छात्रों, तो वस्त्र परिवर्तन के लिए ये कक्षा कक्ष का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब इसके बाद आगे जो आता हमारा है प्रवेश द्वार। विद्यालय भवन की जो विशेषताएं होती हैं या विद्यालय भवन की जो आवश्यकता होती है, इसमें ये आवश्यकता होती है कि इसमें जो प्रवेश का द्वार हो वो भी बढ़िया हो, तो जिससे जो है प्रवेश करने के लिए एक गेट हो, बढ़िया गेट लगा हो उसमें, तो ताकि उसी के माध्यम से छात्र जो है विद्यालय भवन में या प्रांगण में प्रवेश कर सकें। तो विद्यालय भवन की विशेषताएं या जो विद्यालय भवन की आवश्यकताएं हैं, इन जो आवश्यकताओं की जो है तीसरी आवश्यकता छात्रों प्रवेश द्वार होता है। फिर प्रवेश द्वार के बाद आगे जो हमारी विशेषताएं आती हैं छात्रों, वायु प्रसारण व्यवस्था। तो विद्यालय भवन की एक आवश्यकता यह है कि ये ऐसे भवन होने चाहिए विद्यालय के भवन जिसमें वायु प्रसारण अच्छे ढंग से हो सके या वायु उसमें अच्छे ढंग से पहुंच सके, यानी वायु की व्यवस्था अच्छे ढंग से बनी रहे, जो वायु हो उसमें आसानी से प्रवेश कर सके और जो वायु के अलावा जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो अच्छे ढंग से जो है कमरे में जो है प्रायः प्रवेश कर सकें। तो अगर इसके बारे में देखें तो ये जो है विद्यालय भवन की आवश्यकता यह है कि इसमें जो है या विद्यालय के अंतर्गत प्रायः जो है वायु प्रसारण की भी व्यवस्था उसमें बनी रहे या उसमें जो है वायु प्रसारण भी जो है पाया जाए, या तो विद्यालय में जो है वायु भी अंदर प्रवेश कर सके उसकी भी व्यवस्था, जैसे रोशन दान हो गया या तो जो
जो मतलब कमरे बने होते हैं उसमें ऊपर जो है बिल्डिंग जंगले लगे हो या खिड़की जो छोरो रोशनदान लगे हो, प्रायः इन सब के माध्यम से विद्यालय में वायु प्रसारण की व्यवस्था बन सके या वायु का आगमन जो विद्यालय के अंतर्गत छात्रों हो सके या आ सके। तो वायु प्रसारण व्यवस्था के बाद आगे जो हमारा अगला टॉपिक आता है प्रकाश व्यवस्था। अब देखें तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में जो हम भौतिक जो संसाधन के प्रबंध के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उस भौतिक प्रबंध भौतिक जो है प्रबंध के अंतर्गत या भौतिक जो संसाधन के प्रबंध है उसमें हम आगे आपको प्रकाश व्यवस्था के बारे में छात्रों बता रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था कहने का मतलब ही मैंने आपको जो है वायु प्रसारण व्यवस्था के बारे में बताया। अब आगे आता है प्रकाश व्यवस्था। तो विद्यालय भवन की आवश्यकता यह है उसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो। प्रकाश की अच्छी व्यवस्था का मतलब यह है छात्रों जैसे प्रकाश आने के लिए ऊपर जो जंगले बने हों, अभी जो मैंने वायु के बारे में बताया, और जैसे कि उसमें इसी के माध्यम से वायु आ सके, प्रकाश आ सके, या तो प्रकाश व्यवस्था के लिए बात करें शायद नए भी जंगले हो तो इसमें जो है आप एक बल्ब की व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि वो कक्षा कक्ष बिल्कुल प्रकाश युक्त बना रहे। तो प्रकाश व्यवस्था अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो विद्यालय भवन के मैंने प्रकार बताए या विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं होती है छात्रों, इन आवश्यकताओं में देखें तो प्रकाश जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था का ही जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये देखिए प्रकाश व्यवस्था इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जैसे कक्षा कक्ष में, जैसे किसी कक्ष में कुछ अंधेरा है उसमें प्रकाश के माध्यम से जो है उजाला हो जाता है कक्षा कक्ष में, और ये सभी जो है कहने का मतलब विद्यालय भवन की आवश्यकता है कि प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है, प्रकाश व्यवस्था करना। अब देखें प्रकाश व्यवस्था की बात आगे आता है जल व्यवस्था। तो विद्यालय प्रबंधन की जो विद्यालय जो प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत जो इनके रिसोर्स हैं, जो भौतिक संसाधन है या भौतिक संसाधन के प्रबंध के अंतर्गत जो है जल व्यवस्था का होना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। एक विद्यालय भवन के अंतर्गत जल व्यवस्था इस तरीके से हो ताकि छात्रों को आसानी से पानी मिल सके विद्यालय में, जैसे जल व्यवस्था में से ये नलकूप हो गया, इन सब की व्यवस्था विद्यालय भवन में करना चाहिए जिससे छात्रों को प्यास लगने पर उनको पानी जो है अच्छे ढंग से मिल सके, तुरंत उनको मुहैया हो सके। तो ये विद्यालय भवन की जो आवश्यकताएं होती है इन अगर आवश्यकताओं को देखा जाए तो जल व्यवस्था का होना विद्यालय भवन में अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। अब देखें तो जल व्यवस्था के बाद आगे आता है छात्रों स्वास्थ्य जो निरीक्षण कक्ष। अब देखिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है छात्रों। अब देखें आप लोग स्वास्थ्य जो निरीक्षण कक्ष क्या है। जैसे छात्रों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक डॉक्टर की टीम का एक कक्ष उपस्थित होता है विद्यालय में, जिनको हम स्वास्थ्य जो निरीक्षण कक्ष कहते हैं। अब बात आती होगी आप लोग ध्यान में छात्रों कि जो निरीक्षण क्या होता है, इसको कहते हैं ना छात्रों। अब देखो जो निरीक्षण होता है मैंने आपको बताया किसी वस्तु जैसा कि जो निरीक्षण होता है जिनको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसी को एक नाम और इसको अवलोकन, दोनों की प्रक्रिया एक साथ छात्रों चलती रहती है। तो अब इसके बाद मैं आपको जो है ये बताया, अब इसमें जो है अब जो निरीक्षण होता है इसमें किसी वस्तु क्रिया घटना को सावधानी पूर्वक देखना समझना ही अवलोकन कहलाता है छात्रों। लेकिन इस पर जब सार्थक रूप से टिप्पणी बनाने का कार्य किया जाता है तो वही प्रक्रिया ही तब हमारी क्या कहलाती है, निरीक्षण कहलाती है छात्रों। तो अगर इसके बारे में देखें तो निरीक्षण एवं अवलोकन दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो इस क्रिया का एक प्रयोग 19वीं सदी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब अगर जो निरीक्षण के बारे में देखें तो निरीक्षण या इसको आबली में कहते हैं, अवलोकन भी कहते हैं छात्रों। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों, इसमें ये कहा गया है
किसी वस्तु क्रिया घटना को सावधानी पूर्वक देखना समझना ही अवलोकन कहलाता है। एवं इस पर जो है सार्थक रूप से जो टिप्पणी बनाने का कार्य किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं छात्रों, निरीक्षण कहते हैं। अवलोकन मैंने जो अवलोकन या जो निरीक्षण के बारे में बताया, इसमें या अवलोकन के बारे में जैसे यहूदा का नाम आता है, इसमें गुड एंड हेट हो गया, यहूदा इसमें गुड एंड हेट हो गया। तो इन्होंने क्या कहा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है और इसकी पुष्टि के लिए सदैव ही हमको अवलोकन में ही छात्रों लौटना पड़ता है। तो अब इसके बाद जैसे मैंने आपको जो निरीक्षण के संदर्भ में गुड हेट और आगे डिफिनेशन जो मोजर की है, तो जो मोजर ने ये कहा छात्रों, सच्चे अर्थों में जो अवलोकन होता है या जो निरीक्षण होता है, ना क्यों वाणी की अपेक्षा इसमें आँखों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जो निरीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। अभी क्या होता है निरीक्षण। अब देखिए छात्रों, जो निरीक्षण के बारे में यहाँ पर शब्द दिया गया स्वास्थ्य जोश निरीक्षण कक्ष, तो यहाँ पर मैं आपको जोश निरीक्षण के बारे में रूबरू करा रहा हूँ। तो जो निरीक्षण होती क्या है, इसकी विशेषताएं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है, इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानेंद्रियों का विकास कार्य संभव हो जाता है। इसके माध्यम से ही छात्रों में विचार, चिंतन, तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। छात्रों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। किसी वक्त घटना स्थलों के बारे में भी जो है छात्रों को जोश निरीक्षण के बारे में से अवगत करा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को छात्रों स्वास्थ्य जोश निरीक्षण कक्ष के बारे में फिलहाल यहाँ बता रहे हैं, लेकिन जो शब्द ऑब्जर्वेशन आया तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दें। तो यहाँ पर बात हो रही है विद्यालय भवन की आवश्यकता के बारे में छात्रों। तो विद्यालय भवन की जो आवश्यकता होती है, इस अगर आवश्यकताएं के बारे में देखें, इसमें जो है स्वास्थ्य जो निरीक्षण कक्ष का भी होना विद्यालय में अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे छात्रों की जो है क्या स्थिति है उनके जो है स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया सकता है। इसी के माध्यम से छात्रों का परीक्षण भी जो है टेस्ट किया जा सके, छात्रों को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कि कहीं बाहर जाने के अलावा विद्यालय में जो है एक स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। फिर अगर देखें हम तो जो ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो हमारा विषय है, इसके अंतर्गत अगर भौतिक संसाधनों के प्रबंध के बारे में छात्र अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक प्रधानाचार्य कक्ष आता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं छात्र। प्रधानाचार्य कक्ष क्या है। ऐसे कक्ष को कहा जाता है जिसमें केवल होता कौन है, प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है। अगर देखा जाए तो एक अगर प्रधानाचार्य कक्ष में देखें तो ऐसे कक्ष को कहा जाता है जिसमें केवल प्रधानाचार्य की उपस्थित होती है। इसके अलावा अगर अन्य कोई भी व्यक्ति या अध्यापक बैठ जाए तो अलग की बात है, लेकिन जो कक्ष होता है वो केवल प्रधानाचार्य के लिए बना होता है। तो जो विद्यालय भवन की आवश्यकताएँ होती हैं, इसकी मुख्य आवश्यकता ये होती है कि विद्यालय भवन में प्रायः प्रधानाकक्ष भी पाए जाते हैं, जो कि विद्यालय की बागडोर संभालने का पूरा दायित्व उन्हीं के ऊपर होता है। कैसे विद्यालय को चलाना है, विद्यालय की गुणवत्ता में कैसे सुधार कार्य करना है, कैसे छात्रों में अनुशासनहीनता को दूर करना है। तो अगर ये कहा जाए तो एक प्रधानाध्यापक के अंदर ही ये सभी ऐसे गुणों का समावेश होता है छात्रों, जो उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का कार्य करते हैं छात्रों। तो ये था जो है विद्यालय भवन के अंतर्गत प्रधानाचार्य कक्ष। अब बात आप लोग अंदर आती होगी प्रधानाचार्य की जो
क्या क्या गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो एक अध्यापक के अंदर गुण पाए जाते हैं और वही गुणों का समावेश एक प्रिंसिपल या एक प्रधान अध्यापक के अंदर छात्रों पाए जाते हैं। अगर उसमें देखें तो सहानुभूत, सहयोग की भावना, प्रजातंत्री और इसमें जो है निर्देशन की भावना उनके अंदर पाई जाती है। तो ये सब एक जो है कुशल जो है वक्ता होते हैं प्रधानाध्यापक। तो कहने का मतलब इन सभी गुणों का एक प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के अंदर ये सारी बातें उसमें निहित होती है। तो ये सभी बातें उसमें निहित होती है। अब मैं आप लोगों को जो है कि विद्यालय भवन अभी तक जो है भौतिक जो है संसाधन के प्रबंध के बारे में चर्चा मैंने किया कि जो रिसोर्स एक विद्यालय भवन के अंतर्गत होते हैं वो सभी भौतिक जो है संसाधन के प्रबंध के अंतर्गत छात्रों आते हैं। जैसे मैंने भी आपको विद्यालय भवन के बारे में बताया, एक इसमें खुली योजना होती है, फिर दूसरी बंद योजना होती है। विद्यालय भवन की आवश्यकताओं में जैसे नींव हो गया, दीवार हो गया छात्रों, फिर छतें हो गया, फिर फर्श के बारे में मैंने बताया। इसकी जो फर्श होती है बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, न तो बहुत नीची हो, मीडियम में इनकी फर्श का निर्माण हो जो बनाया गया हो विद्यालय भवन में। फिर उसके बाद जो मंजिलों में जो 2 से 3 मंजिलों की बिल्डिंग होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अधिक से अधिक बिल्डिंगों का या मंजिलों का होना भी आवश्यक नहीं होता है विद्यालय भवन के अंतर्गत। तो ये था मैंने आपको विद्यालय भवन के बारे में। अब देखें तो भौतिक जो है इस संसाधन के प्रबंध के बारे में मैंने विद्यालय भवन में ये चीज़ों का होना, क्या विद्यालय भवन की आवश्यकता पड़ती है, इसकी क्या आवश्यकता, कौन कौन से इनकी आवश्यकताएं होती है विद्यालय भवन की, ये मैं आप लोगों को विद्यालय भवन की आवश्यकता के बारे में बताया। फिर आगे जो आता है इसकी फर्नीचर। अब देखें फर्नीचर के विषय में बात करें, फर्नीचर जिसमें जो है अगर देखा जाए तो यह विद्यालय की जो है भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत फर्नीचर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा फर्नीचर आता है, फर्नीचर, तो अगर इसके बारे में देखें एक विद्यालय भवन या भौतिक जो है जो संसाधन है, इन जो है अगर संसाधनों के बारे में देखा जाए उसमें फर्नीचर, उसमें जो है फर्नीचर का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। जैसे जो है फर्नीचर के बारे में जैसे मैंने बताया है कि भौतिक जो संसाधन होते हैं इन जो है संसाधनों में फर्नीचर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय में फर्नीचर होना चाहिए जिसमें छात्रों को बैठने में मदद मिले या छात्र जो सुविधा अनुसार उसी पर जो है बैठ सके। फर्नीचर मतलब जैसे बेंच हो गया या फिर डेस्क हो गया, इन सब के बैठने की व्यवस्था उसको हो सके छात्रों को। अगर देखें तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखें या तो जो वर्तमान समय में अगर हम देखें अधिकतर विद्यालयों में कुर्सी एवं डेस्क का प्रयोग किया जाता है। अगर फर्नीचर के बारे में देखें तो मैंने बताया कि अधिकांश जो विद्यालय में छात्रों कुर्सी एवं प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है छात्रों। डेस्क का जो है प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में दिखाई देता है। कहीं कहीं पर देखें तो पहले अब तो वर्तमान में ये चीज़ दिखाई दे रहा है, नहीं तो अगर प्रारंभ में देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में एक टाट पट्टी की भी व्यवस्था वहाँ पर की जाती है छात्रों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखें यहाँ पर मैं आपको फर्नीचर के बारे में छात्रों बता दिया, तो अब देखिए फर्नीचर की छात्रों क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम इनकी विशेषताएं पर छात्रों चर्चा कर लेते हैं। फर्नीचर में जैसे इसमें कुर्सी आता है छात्रों, कुर्सी की क्या विशेषताएं होती हैं छात्रों, अब जान लेते हैं कुर्सी। जैसा कि जो है कुर्सी, प्रत्येक कुर्सी जो इसमें होता है प्रत्येक कुर्सी में पीछे पीठ होना चाहिए। प्रत्येक कुर्सी के जो है पीछे क्या होना चाहिए, इसमें पीठ होना चाहिए, और जिससे बालक जो है सीधा बैठ सके, जिससे बालक सीधा बैठ सके वह उसकी पीठ व कंधों को भी उसमें सहारा दे सके, जिससे उसको आराम मिल सके कुर्सी बैठने के लिए। और देखा जाए तो जो कुर्सी की विशेषताएं छात्र ये होती है कि कुर्सी की सीट चौड़ी होना चाहिए।
जो कुर्सी विशेषता बता रहे हैं छात्रों कि कुर्सी क्या होती है, वो चौड़ी होना चाहिए। कुर्सी ऐसी होना चाहिए जिससे आप अच्छे ढंग से उसमें बैठ सकें। कुर्सी की सीट चौड़ी होनी चाहिए जिससे बालक अनुपस्थित रूप में उस पर बैठ सके या अच्छे ढंग से उस पर छात्र जो है बैठ सके। और इसमें जो है और उसकी टांगे जो है प्रायः एक सीधी रेखा में हो। तो ये है क्या, एक अच्छी कुर्सी की एक प्रमुख विशेषता है, छात्र उसमें बैठ भी सके और उनके जो टांग जो बिल्कुल सीधी रेखा में हो। कहने का मतलब ये अच्छी कुर्सी की क्या होती है छात्रों, विशेषता होती है। एक फर्नीचर के तहत देखें, फर्नीचर जो कि लकड़ी का बनी हुई या जो लकड़ी की बनी हुई छात्रों एक सामग्री होती है। तो लकड़ी की बनी हुई सामग्री में जिनमें मैंने आपको क्या बताया, भी कुर्सी के बारे में बताया। कुर्सी के बाद फिर आता है इसमें डेस्क भी आता है। अब देखें तो डेस्क क्या है, इसको कहते हैं डेस्क। अब देखें जो डेस्क का तल जो है छात्रों के सीने के समानांतर होना चाहिए। डेस्क की विशेषताएं क्या होती है कि जो डेस्क का तल है वो छात्रों के सीने के, जो डेस्क का तल है वो छात्रों के सीने के समानांतर प्रायः होना चाहिए छात्रों। तो ये जो डेस्क के तल के बाद जो दूसरी होता है कि डेस्क में 15 डिग्री का ढाल होना चाहिए। जो डेस्क है उसमें 15 अंश का क्या होना चाहिए, स्लैब पाया जाए। जो डेस्क विशेषता है क्या होती है कि इसमें 15 अंश का जो है स्लैब या ढाल पाया जाए। और उसके बाद इसमें पढ़ते समय जो है 45, इसमें जो छात्रों को पढ़ते समय जो है जो डेस्क होता है इसमें 45 अंश का प्रायः कोण बने। पढ़ते समय उनमें कितने अंश का कोण बने छात्रों, 45 डिग्री का कोण बने। और इसी के साथ जो लिखते समय और जो लिखते समय इसमें केवल 15 डिग्री, जो लिखते समय इसमें जो 15 जो है डिग्री का ढाल बनाया जा सके छात्रों। जो लिखते समय जो लिखने में केवल लिखने में कितना जो है बोलो 15 का, और जो पढ़ने में जो है 45 डिग्री का जो है प्रायः उसमें ढाल बन सके। एक डेस्क में जिस पर किताब का जो बैग रखा जाता है उस पर छात्रों के लिए इतनी दूरी प्रायः होनी चाहिए। और जो है डेस्क की जो चौड़ाई होती है छात्रों वो 18 इंच से अधिक ना हो। डेस्क की चौड़ाई कितनी हो, 18 इंच हो या इससे अधिक ना हो। डेस्क की चौड़ाई 18 इंच से प्रायः अधिक ना हो। तो ये मैं आप लोगों को अच्छी डेस्क की क्या विशेषताएं होती हैं जो मैं डेस्क के बारे में आप लोगों को रूबरू कराया। आप देखें, आप जो डेस्क है इसके प्रकार के बारे में छात्रों जान लेते हैं आप लोग। डेस्क के प्रकार, जो डेस्क के प्रकार होते हैं ये फर्नीचर के अंतर्गत में आपको बता रहे हैं। अभी तक मैंने इसके पहले बताया क्या डेस्क की क्या विशेषताएं होती हैं, फिर इसके बाद फिर मैं बता रहे हैं डेस्क के प्रकार। अगर देखें जो डेस्क के प्रकार के विषय में बात करें तो जो डेस्क भी प्रायः छात्रों कितने प्रकार की होती है बोलो, 2 प्रकार की छात्रों होती हैं डेस्क। जिसमें पहला एक क्या आता है छात्रों, धनात्मक आता है। एक पहला धनात्मक हो गया, फिर जो दूसरा आता है छात्रों इसमें जो ऋणात्मक आता है। तो एक धनात्मक छात्रों आता है, फिर जो दूसरा आता है छात्रों वो क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यही जो है 3 चीज़ों का जो है उसमें कह सकते हैं कि जो डेस्क है उनके प्रकार। अब देखें छात्रों जो पॉजिटिव जो है डेस्क या जो धनात्मक जो डेस्क है किसको कहते हैं। अब देखें तो धनात्मक डेस्क के विषय में कह सकते हैं ऐसे जो डेस्क को कहते हैं जिसमें डेस्क एवं कुर्सी के बीच स्थान रहता है। जिसमें डेस्क एवं कुर्सी के बीच जो है वह है जिसमें डेस्क एवं कुर्सी के बीच स्थान रहता है। इस प्रकार की डेस्क जो है बालकों के लिए खड़े होने में सुविधा रहती है। तो इसी को हम पॉजिटिव या इसी को छात्रों हम क्या कहते हैं बोलो, धनात्मक डेस्क या पॉजिटिव जो है डेस्क कहते हैं। तो पॉजिटिव डेस्क क्या है, ऐसे डेस्क को कहते हैं जो कि इसमें डेस्क और कुर्सी के बीच, कहने का मतलब इसे कहते हैं जिसमें कुर्सी के बीच
थोड़ा जगह या स्थान छोटा जो रहता है, जिसमें छात्रों को होता है क्या है, बालकों के लिए खड़े होने में उसमें सुविधाजनक होती है। और ये कहा जाए कि जिनमें उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है छात्रों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव या उसको हम धनात्मक जो डेस्क के नाम से छात्रों जानते हैं। अब देखें धनात्मक जो डेस्क है, अब उसके बाद आगे जो आता है हमारा है ऋणात्मक जो है डेस्क। अब देखें कुछ डेस्क ऐसे होते हैं जो कि ऋणात्मक की श्रेणी में या तो निगेटिव की श्रेणी में आते हैं। अब देखें जैसे जिन जो है डेस्क के बीच में जगह नहीं छोड़ा जाता है, या जिन जो है डिस्कों के बीच में जगह नहीं पाया जाता है और बालक की जो है सुविधा अनुसार खड़े होने में उनको दिक्कत का सामना छात्रों करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है उस डेस्क को हम छात्रों क्या कहते हैं, बोलो, ऋणात्मक जो है डेस्क के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर यहाँ पर फर्नीचर का अध्ययन कर रहे हैं, फर्नीचर में कुर्सी डेस्क का अध्ययन करना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है, तो मैं कुर्सी के बारे में बता दिया कि कुर्सी के बाद फिर अगला आता है हमारा डेस्क आता है। फिर जो डेस्क है, फिर जो डेस्क में दो प्रकार की मैंने बताया, एक धनात्मक डेस्क, फिर जो दूसरा आता है निगेटिव डेस्क या जिनको बोलते हैं ऋणात्मक जो है डेस्क। इस प्रकार के जो है डेस्क में बालक एवं छात्र या बालक एवं जो है डेस्क के बीच में कोई जगह प्रायः छोड़ी नहीं जाती है और उनके खड़े होने में प्रायः जो सुविधाजनक नहीं होता है, यानी उनमें समस्याएं पाई जाती है। तो इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक जो है, उसी को जो है ऋणात्मक जो डेस्क के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ये था जो डेस्क के बारे में। और एक आता है जो है, एक आता है नंबर थर्ड, जैसे मैंने इसको 3 प्रकार करते बांट सकते हैं, एक जो धनात्मक और एक ऋणात्मक, और एक नंबर थर्ड क्या होता है, जीरो कहते हैं। बिल्कुल से और अध्ययन है जीरो है। आप देखिए कुछ डेस्क ऐसे होते हैं, अगर इसके बारे में देखें, कुछ डेस्क ऐसे होते हैं जिसका किनारा डेस्क के किनारों को केवल छूता ही रहता है। डेस्क को, जो डेस्क के किनारों को केवल छूने का कार्य करे, तो ऐसे जो है डेस्क को हम जीरो जो डेस्क की संज्ञा उनको दिए हैं। अब देखें आप लोगों का भौतिक जो है जो संसाधन है, इन संसाधनों के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। तो इसमें जो इन संसाधनों में इसमें देखें तो इसमें जो संसाधन मैंने आपको बताए कि भौतिक जो संसाधन, तो इसके बारे में भौतिक संसाधनों में अगर बात करें तो इनकी जो प्रबंध है या इनका जो प्रबंध करने का कार्य एक विद्यालय के अंतर किया जाता है। इसमें एक आता है शैक्षिक उपकरण। अगर इसके बारे में देखें तो कुछ जो है उपकरण ऐसे होते हैं जो प्रायः शिक्षा के क्षेत्र में ही जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ उपकरण छात्र ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा के जो है क्षेत्र में छात्रों ये हमेशा ही जो है प्रयोग किए जाते हैं। आप देखें शैक्षिक जो उपकरण होता है, इस उपकरण में कौन कौन से उपकरण आते हैं छात्रों, जैसे इसमें आता है श्यामपट्ट आता है। इसमें अगर देखें तो इसमें अगर शैक्षिक अगर उपकरण के बारे में देखें तो इसमें जो है श्यामपट्ट की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। जो कुछ लिखना होता है, अगर ऐसे कहें कि शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट एक महत्वपूर्ण सामग्री के नाम से जानी जाती है, जो कि ये शैक्षिक एक उपकरण का एक सामग्री भी है। अगर इसके बारे में देखें तो जैसे श्यामपट्ट के बाद आता है एक द्विवार श्यामपट्ट आता है, और एक अगर श्यामपट्ट के बारे में बात करें तो श्यामपट्ट में भी 2 प्रकार होते हैं छात्रों। श्यामपट्ट में कितने प्रकार होते हैं छात्रों? 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला द्विवार जो है श्यामपट्ट हो गया, दीवार जो है श्यामपट्ट हो गया। फिर जो दूसरा आता है छात्रों वो लपेट श्यामपट्ट आता है, लपेट श्यामपट्ट हो गया। कहने का मतलब अगर श्यामपट्ट के बारे में देखें तो जो ये श्यामपट्ट है,
श्यामपट्ट को हम दो तरीकों से इसको हम छात्रों प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें पहला मैंने क्या बताया, दीवार श्यामपट्ट, फिर दूसरा लपेट श्यामपट्ट। देखिए अब दीवार श्यामपट्ट क्या है। दीवार श्यामपट्ट ऐसे श्यामपट्ट को कहा जाता है कि जो प्रायः अस्थायी रूप से उस दीवार में लगा दिए जाते हैं या उस दीवार में हमेशा हमेशा के लिए उनको बना दिए जाते हैं। तो ऐसे जो है श्यामपट्ट को हम क्या कहते हैं, दीवार श्यामपट्ट। जो एक दीवार पर जो श्यामपट्ट बनाए जाते हैं सीमेंट के माध्यम से, उसी जो श्यामपट्ट को हम क्या कहते हैं छात्रों, दीवार श्यामपट्ट। फिर इसके बाद आगे आता है क्या, लपेट श्यामपट्ट। कुछ श्यामपट्ट ऐसे होते हैं जो कि प्रशिक्षु इसका प्रयोग करते हैं छात्रों। जैसे अध्यापन कार्य किसी विद्यालय में गए करने के लिए, तो उसमें उस समय वो अपने जो है लपेट श्यामपट्टों का प्रयोग करके छोटे बच्चों या सब बच्चों को समझाने बताने के लिए इसका वो प्रयोग करते हैं लपेट श्यामपट्ट को। पहले तो उसको जो है श्यामपट्ट पर उसको जो है उसको खोलते हैं जो लपेटे रहते हैं, फिर उसके बाद जो उनको बताना होगा, ऐसे किसी महापुरुषों की जीवनी, इस महापुरुष ऐसे थे, इनका जन्म यहाँ हुआ था, तो कहने का मतलब उनको वो उसी जो है ब्लैक बोर्ड पर जो लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से समझा बताकर इसको स्पष्ट करने का कार्य किया जाता है। अब देखें जैसे जो है अगर श्यामपट्ट की विषय में बात करें तो मुख्य रूप से जो है दो ही है, और अगर इसके बारे में देखें एक होता है इंजिल श्यामपट्ट हो गया। इंजिल श्यामपट्ट के बाद जो है स्लाइडिंग जो है दीवार श्यामपट्ट हो गया। तो श्यामपट्ट में एक स्लाइडिंग लगा होता है ऐसे श्यामपट्ट में। और उसके बाद देखिए अभी तो मैं जो शैक्षिक उपकरण के बारे में बताया, अब शैक्षिक उपकरण के बाद फिर अब विज्ञान सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। विज्ञान सामग्री, तो देखिए विज्ञान सामग्री छात्रों क्या है, पहले ये भी क्या है, भौतिक जो संसाधन होते हैं, ये भौतिक जो है संसाधन के प्रमुख प्रबंध करने का एक माध्यम छात्रों होता है। जैसे भौतिक जो संसाधन के विषय में जैसे बात करें तो इस भौतिक संसाधन में विज्ञान सामग्री यानी विज्ञान में जो प्रयुक्त होने वाली जो प्रायः सामग्री, विज्ञान विषय में जो प्रयोग होने वाली सामग्री होती है छात्रों, उसी सामग्री को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान सामग्री कहते हैं छात्रों। जैसे विज्ञान सामग्री के बारे में देखें तो इसमें खेल उपकरण का होना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है कि जिसमें छात्रों जो अच्छे ढंग से खेल को खेल सकें। खेल उपकरण में जैसे बात करें जैसे गेंद हो गया, बैट हो गया, या इस सभी चीज़ों का जो है प्रयोग करना चाहिए। जैसे विज्ञान विषय में देखें कुछ और भी हैं, जैसे वायु यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र में जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, इन सभी हारमोनियों का जो है प्रयोग करना। फिर समाचार पत्र, कहने का मतलब ये सभी क्या है, विज्ञान सामग्री के क्षेत्र में जो है प्रयोग एक उपकरण होता है। तो अब देखिए आप लोगों को आगे हम बता दे रहे हैं साज सज्जा। साज सज्जा क्या चीज होता है। अब देखें साज सज्जा के बारे में, विद्यालय को अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए जिन हम सामग्रियों का प्रयोग छात्रों करते हैं, उसी सामग्री को हम साज सज्जा की सामग्री के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे विद्यालय की जो प्रांगण का अधिक सुंदर होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे इसमें पेड़ पौधे हो गए, अगर साज सज्जा के बारे में देखें छात्रों, साज जो सज्जा होती है, अगर इसके बारे में देखें तो एक विद्यालय की बागवानी आती है छात्रों, बागवानी, और एक जो विद्यालय के इसमें प्रायः छात्रों बागवानी आती है। बागवानी के लिए फिर उसके बाद आते हैं जैसे बागवानी हो गया, बागवानी में और इसमें जो पेड़ पौधे किस ढंग से लगाए गए हैं, कैसे लगाया जाए, तो यही जो है साज सज्जा कहलाती है, या यही इसकी प्रकृति जो है साज सज्जा के नाम से छात्रों जानी जाती है। फिर आगे जो आता है ड्रिंकिंग वाटर आता है। आगे क्या हमारा आता है छात्रों, पेयजल के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं छात्रों। आप देखें पेयजल ऐसे जलों को कहा जाता है, पेयजल ऐसे जलों को कहा जाता है जो प्रायः पीने योग्य हो। जैसे जो नल का पानी हो गया, ये प्रायः
क्या होता है, पीने योग्य छात्रों होता है। तो अब ये मैं आपको जो है पेयजल के बारे में छात्रों बता दिया, जिसे ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। तो अभी तक मैं इसके पहले आप लोगों को जो है भौतिक क्या भौतिक संसाधन होते हैं, तो भौतिक संसाधन के बारे में बताया, उसको प्रबंध विद्यालय के अंतर्गत किस ढंग से किया जाता है, तो ये बताया। इसकी क्या विद्यालय भवन में इसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये सारी चीज़ बताया। फिर उसके बाद मैं जो है आप लोगों को श्यामपट्ट के बारे में बताया, या कुछ इसके पहले जो शैक्षिक उपकरण थे उसके बारे में बताया। फिर जो पेयजल क्या होता है, किस तरीके से एक विद्यालय में ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है पानी पी सकें और उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्याएं न उत्पन्न हो सके। तो यही टॉपिक है जो कि मैं अभी आप सबको जो है ये भौतिक जो है संसाधन के प्रबंध के बारे में आप सबके समझ छात्रों बताया। तो बस आज के लिए छात्रों हमारा टॉपिक यही इतना। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों जय हिंद। हो गया भगवान 40 मिनट है, बोले 45 हो गया।